बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। किस नंबर 14। मादुराई। हिंदुस्तान के आखिरी किनारे तक दिल्ली की यलगार। जब मलिक काफूर ने बर्रे सगीर के जुनूबी तरीन हिस्से तक दिल्ली का परचम पहुंचा दिया। सल्तनत की अजमत सिर्फ इसकी सरहदों से नहीं नापी जाती बल्कि इसके असर व रसूख से पहचानी जाती है। 1311 ईस्वी। जुनूबी हिंदुस्तान। बारिशों से भीगी हुई ज़मीन, नारियल के दरख्त, समंदर की नमकीन हवाएं और एक अजीम शहर मादुराई। ये पांड्या सल्तनत का मरकज़ था। मंदिर सोने से मज़य्यन थे। बाजार दुनिया भर के ताजरों से आबाद थे। मोती, मसाले, हाथी दांत और कीमती पत्थर यहाँ की पहचान थे। लेकिन इस वक्त शहर पर एक और साया भी था, खाना जंगी। 2 बाई 1 तख्त और एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरी सल्तनत को कमज़ोर कर दिया था। इसी लम्हे शुमाल से एक लश्कर बढ़ रहा था। इसकी क़यादत कर रहा था मलिक काफूर। गुज़िश्ता किसका खुलासा। वारनगल और दवात समंदर दिल्ली की बालादस्ती कबूल कर चुके थे। जुनूब की सिर्फ एक बड़ी ताकत बाकी थी, पांड्या सल्तनत। मगर इस बार दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई थी। पांड्या सल्तनत की खाना जंगी। पांड्या सल्तनत जनूबी हिंद की कदीम तरीन और दौलतमंद रियासतों में से एक थी। लेकिन बादशाह की वफात के बाद दो शहजादे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, तख्त के लिए एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हो गए। फौज तकसीम हो गई, उमरा तकसीम हो गए, सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ गई। मलिक काफूर को इसी मौके का इंतज़ार था। सुल्तान का हुक्म। दिल्ली में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को आखिरी हिदायत दी। इस बार मकसद सिर्फ जंग नहीं, जुनूब को ये एहसास दिलाना है कि दिल्ली की ताकत यहाँ तक पहुँच सकती है। मलिक काफूर ने सर झुकाया और लश्कर जुनूब की तरफ रवाना हो गया। तवील तरीन फौजी सफ़र। ये दिल्ली सल्तनत की तारीख का सबसे तवील फौजी सफ़र था। हज़ारों किलोमीटर, नदियों पर पुल, जंगलात, बाशें और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग। सिपाहियों ने पहली मर्तबा ऐसी आबो हवा देखी जो शुमाल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन रसद का निज़ाम बरकरार रहा। यही मलिक काफूर की सबसे बड़ी कामयाबी थी। खाली दारुल हुकूमत। जब दिल्ली की फौज मादुराई के करीब पहुंची तो मालूम हुआ कि दोनों मुद्दई हुक्मरान एक दूसरे से लड़ते हुए शहर छोड़ चुके हैं। शहर में मुनज़्ज़म मज़ामत मौजूद नहीं थी। मलिक काफूर ने मौके से फ़ायदा उठाया, फौज शहर में दाखिल हो गई। ख़जाने। शाही महल, सरकारी ख़जाने और मजहबी मराकज़ सब दिल्ली की फ़ौज के कब्ज़े में आ गए। मुस्तनद तारीखी ज़राए खुसूसन अमीर खुसरो इस मुहिम में बेशुमार दौलत, सोना, हाथी, घोड़े और कीमती जवाहरात हासिल होने का जिक्र करते हैं। ये जनूबी मुहिमात की सबसे बड़ी माली कामयाबियों में शुमार होती है। मंदिरों का मामला। इस मुहिम का एक हसास और तारीखी पहलू मंदिरों से मुताल्लिक है। कुछ बड़े मंदिरों और शाही खजानों से दौलत हासिल की गई। बाज़ मजहबी अमारतों को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान की नौइयत और मिकदार के बारे में तारीखी ज़राए एक जैसे नहीं हैं। इसलिए जदीद मौर्रखीन इस मौजू पर एहतियात से राय देते हैं। तारीखी हकीकत यही है कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद दौलत और सियासी बालादस्ती हासिल करना था। समंदर तक पहुंचने वाली फौज। कहा जाता है जब मलिक काफूर की फौज जनूबी साहिल तक पहुंची तो बहुत से सिपाहियों ने पहली बार बहरे हिंद को देखा। वो हैरत से समंदर की लहरों को देख रहे थे। एक सिपाही बोला, हम वाकई हिंदुस्तान के आखिरी किनारे तक आ गए हैं। मलिक काफूर खामोशी से समंदर की तरफ देखता रहा। इसे मालूम था वो तारीख रकम कर चुका है।
واپسی۔ ملک کافور نے جنوبی ہند میں مستقل حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خزانہ، ہاتھی، گھوڑے اور قیمتی سامان لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ دہلی کی طاقت پورے بر صغیر میں محسوس کی جا چکی تھی۔ دہلی میں عظیم استقبال۔ جب لشکر دہلی میں واپس آیا، پورا شہر جشن میں ڈوب گیا۔ خزانے کے صندوق مسلسل محل میں پہنچ رہے تھے۔ ہاتھیوں کی قطاریں، قیمتی جواہرات اور جنوبی ہندوستان کی نایاب اشیاء سب دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ سلطان نے ملک کافور کو دربار میں اپنے قریب جگہ دی۔ اس دن وہ صرف ایک سپہ سالار نہیں رہا تھا، وہ سلطنت کا سب سے طاقتور شخص بن چکا تھا۔ سلطنت اپنے عروج پر 1311 عیسوی تک دہلی سلطنت کا اثر و رسوخ شمال میں پنجاب سے اور جنوب میں مادورائی تک محسوس کیا جا رہا تھا۔ اگرچہ ان تمام علاقوں پر براہ راست حکومت قائم نہیں تھی، لیکن اکثر بڑی ریاستیں دہلی کی بالادستی تسلیم کر چکی تھیں یا خراج ادا کر رہی تھی۔ علاء الدین خلجی نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس کا خواب بہت کم سلاطین نے دیکھا تھا۔ حقیقت یا افسانہ؟ کئی کتابوں اور ویڈیوز میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ علاء الدین نے پورے جنوبی ہندوستان پر مستقل حکومت قائم کر لی تھی۔ تاریخی حقیقت: ایسا نہیں تھا۔ ٹریبوٹری اسٹیٹس، زیادہ تر جنوبی ریاستیں باج گزار بنی۔ انہوں نے خراج ادا کیا، مگر ان کے مقامی حکمران اپنی جگہ موجود رہے۔ یہی وجہ ہے کہ علاء الدین کی جنوبی فتوحات کو سیاسی بالادستی اور معاشی غلبے کی مہمات کہا جاتا ہے، نہ کہ مکمل انتظامی الحاق۔ تاریخی تجزیہ: مادورائی کی مہم کے بعد دہلی سلطنت اپنی جغرافیائی اور سیاسی طاقت کے عروج پر پہنچ گئی۔ شاہی خزانہ بے مثال دولت سے بھر گیا۔ ملک کافور بر صغیر کا سب سے کامیاب سپہ سالار بن کر ابھرا۔ جنوبی ہند کی بڑی ریاستوں نے دہلی کی عسکری قوت کو تسلیم کیا۔ علاء الدین کو اپنے معاشی اور فوجی اصلاحاتی منصوبوں کے لیے مزید وسائل حاصل ہوئے، لیکن ہر عروج کے بعد زوال کا سفر بھی شروع ہوتا ہے، اور یہی کہانی اب آگے بڑھنے والی تھی۔